बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इरशाद। टुडे आवर डिस्कस टॉपिक जो है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाजरीन, आज का हमारा मेन टॉपिक है यूनाइटेड नेशन और हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन को क्यों बनाया गया और इसका मकसद, और इसके बाद देखेंगे पावर एंड फंक्शन देखेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पावर एंड फंक्शन पे सवाल आ सकता है और उसके बाद जो सवाल आ सकता है वो इसके सक्सेस और इसके फेलियर पे आ सकता है। ठीक है, और जो है ना करंट जो चैलेंजेस हैं और जो है ना क्या कहते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, तो उनके हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट लाइक कश्मीर और पैलेस्टाइन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक है उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में से कई बार पीपीएससी और एफपीएससी में एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया। नाज़रीन देखें अगर तो दुनिया वर्ल्ड वार वन 1918 के अंदर वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होती है। तो वर्ल्ड वार वन के बाद क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको लीग ऑफ नेशन बोलते हैं। लीग ऑफ नेशन वुडरो विल्सन का कंसेप्ट था और उसके बाद जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो नाज़रीन उसने आइडिया था जिसका, और उस पर कांग्रेस ने जो है ना उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया। उसका मकसद था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को रोका जाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था यही था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो नाज़रीन उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सक्सेस और फेलियर, गोल अगर वो अचीव कर ले तो वो क्या है, सक्सेस है उसका। इन दिस वे जो लीग ऑफ नेशन का गोल था वो रोकना था सेकेंड वर्ल्ड वार से दुनिया को। लेकिन नाज़रीन वो इस काम में फेल हो गई, लेकिन वो इसने वर्ल्ड वार टू को नहीं रोक सकी। तो लेकिन ये नहीं है कि उसकी अचीवमेंट नहीं थी, उसकी अचीवमेंट थी। उसने 66 उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया था, लेकिन मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो नाज़रीन क्या था, वर्ल्ड वार टू को रोकना। तो उसके बाद जब वर्ल्ड वार टू हो गई 1938 से स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 1945 तक वर्ल्ड वार टू एंड हो जाती है। उसमें जापान पे भी अटैक किए जाते हैं। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है ना जापान को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। इसके बाद जो है ना FDR जो क्या कहते हैं USA का प्रेसिडेंट है, तो वर्ल्ड वार टू में थे। तो उन्होंने सोचा, और कुछ और कंट्री ने भी, कि अगर यही दुनिया का रिवाज रहा, ठीक है, तो अब तो वेपन आ गए हैं। और जब अमेरिका ने जापान पे अटैक किया तो पूरी दुनिया के ऊपर वो सुपर पावर कंट्री अमेरिका काउंट किया जा रहा था और सारी दुनिया हिल गई थी कि ये क्या होगा। अगर तो कोई और वार होती है तो उसके अंदर पूरा जो है ना क्या तबाही मच जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए कि दुनिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जिस पे दुनिया मजबूर हो जाए, एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेशन में आ जाए, और कलेक्टिव सिक्योरिटी और उसके बाद कलेक्टिव इकोनॉमी, और ये कलेक्टिव मतलब दुनिया एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाए और वार को रोका जा सके। तो वो था आइडिया यूनाइटेड नेशन का, यूएनओ का। तो नाज़रीन यूएनओ फिर 1945 के अंदर बनाई गई सैन फ्रांसिस्को के अंदर। इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम देखेंगे कि इसका चार्टर साइन होता है 26 जून 1945 के अंदर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को बेसिकली जो है वो है अमेरिका कैलिफोर्निया, अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसका एक सिटी है जो कि ऑलमोस्ट मशहूर है गोल्डन ब्रिज की वजह से मशहूर है। तो नाज़रीन उसके चार्टर साइन होने के बाद 50 स्टेट ने चार्टर साइन किया, 50 स्टेट ने चार्टर साइन किया और 51 स्टेट ने यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन में के टाइम जो है ना वो इनिशियल स्टेट थी। एक जो 51 वाली थी जो है ना, तो वो थी पोलैंड। नाज़रीन पोलैंड जो है ना वो फॉर्मेशन से 8 दिन पहले ऐड हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को एक जो है ना क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई कंप्लीट। इससे 8 दिन पहले मीन टू से 16 अक्टूबर 1945 को पोलैंड इसके अंदर यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना। इनिशियल मेंबर थे 51 जिन्होंने फॉर्मेशन इसकी की यूनाइटेड नेशन की। इसकी नाज़रीन लैंग्वेज 6 लैंग्वेज हैं और इसके 6 आर्गन्स हैं, बेसिक आर्गन्स जो हैं। ठीक है, और उसके बाद 6 लैंग्वेज में है चाइनीज़, रशियंस, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक। तो नाज़रीन इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच मोरक्को के अंदर भी। ठीक है, और उसके बाद कनाडा के अंदर भी सेकंड, और फ्रांस में भी
इसके बाद ये है कि वर्ल्ड बिगेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज जो काउंट की जाती है वो क्या क्या इसको कहते हैं, फ्रेंच को कहते हैं। तो उसके बाद नाजरीन 2 इसकी वर्किंग लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। हमेशा अहमियत वर्किंग लैंग्वेज की होती है, क्योंकि वर्किंग लैंग्वेज ही जो मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो पंजाब में वर्किंग लैंग्वेज क्या है, उर्दू। अगर हम सिंध में देख लें सिंधी, बलोचिस्तान में KPK में देख लें तो पख्तूनी बोली जाती है। नाज़रीन इसी तरह जो है ना यूनाइटेड नेशन की वर्किंग लैंग्वेज भी 2 है, और ये MCQs FPSC में आ चुका है 2-3 दफ़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल मेंबर की, लास्ट मेंबर इसके अंदर साउथ सूडान ऐड हुआ है 2011 के अंदर। तो उसके बाद क्या कहते हैं, टोटल मेंबर इसके 193 हैं। ऑब्जर्वर स्टेट 2 है, पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। ये था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे कि इसके मेन आर्गन कितनी है। मेन आर्गन है इसके 6। इन मेन आर्गन्स के अलावा भी सब आर्गन्स मौजूद हैं, सब आर्गन्स, ठीक है। तो मेन आर्गन ये है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट। जैसे पंजाब का सेक्रेटरीट है तो वैसे ये इसका लास्ट क्या है, आर्गन है। तो 6 टोटल आर्गन है यूनाइटेड नेशन के। इनके अंडर बाकी सब आर्गन आते हैं, सब एडवाइजरी आर्गन आते हैं, ठीक है। कुछ एजेंसीज आती हैं, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं, वो इन्हीं के अंडर आते हैं। मेन 6 आर्गन यूनाइटेड नेशन के नाजरीन यही है। इसके बाद अगर हम देखें कुछ स्पेशल एजेंसीज जो यूनाइटेड नेशन के अंडर वर्क करती हैं, तो नाजरीन वो उनमें से है यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, IBRD, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो ग्लोबल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करती है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो नाज़रीन ये एक स्पेशल एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। हम उसके बाद अगर हम इनका इसके टोटल यूनाइटेड नेशन के जो हैं नाज़रीन आर्टिकल हैं वो 111 है, 111 आर्टिकल हैं। तो उनमें अगर हम देखें पर्पस देखें कि UNO के बनने का पर्पस क्या है बेसिकली, तो अगर हम आर्टिकल नंबर 1 को देखें तो वो डील करता है बेसिकली पर्पस ऑफ द UNO। तो उसमें 4 बेसिक पर्पस हैं यूनाइटेड नेशन के, जो आर्टिकल नंबर 1 में 1 डील करता है। मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेवलप द फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट्स। स्टेट टू स्टेट नाजरीन फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है। एक दूसरे के साथ ट्रेड, एक दूसरे के साथ रिलेशन, बेस्ट रिलेशंस, ठीक है। तो जितनी टेबल टॉक, जितनी अच्छे रिलेशंस होते हैं नाजरीन स्टेट टू स्टेट की, उतनी ही जो इन्वायरमेंट क्या रहता है, पीसफुल रहता है, कन्फ्लिक्ट से के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम तीसरी बात करें तो कोऑपरेट करना टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ऑन द क्या कहते हैं कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। नाजरीन ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द पर्पस ऑफ द UNO। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो लास्ट पॉइंट है टू बिकम अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द नेशन। कौमों के दरमियान, नेशंस के दरमियान हम आहंगी क्रिएट करना। हम आहंगी क्रिएट करने से मुराद है मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स के चांस हो, मैक्सिमम पीस हो, सिक्योरिटी हो, आपस में क्या हो, ट्रेड हो, लेन देन हो। तो ये टोटल चीज़ें काउंट की जाती है नाजरीन किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन के पर्पस के अंदर इसको डील किया जाता है। कि देखिए अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि उसकी सक्सेस और फेलियर, तो हमें किस चीज़ से और कौन सी चीज़ है जो बताएगी कि दिस इज थिंग
which count to term in the failure, which is this is thing to count to term in the success. These purpose also denoted the success and failure of organization. ठीक है, बेसिक पर्पस है ना ये, तो ये बेसिक पर्पस अगर ये 4 पॉइंट इंश्योर हो रहे हैं कंप्लीटली तो ये सक्सेस है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट जो है ना कंप्रोमाइज हो रहा है तो देन ऑर्गेनाइजेशन क्या काउंट की जाती है, फेल काउंट की जाती है। तो नाज़रीन, इसके बाद अगर हम देखें पावर एंड फंक्शन के बारे में, तो मैंने आपको बताया है कि 6 ऑर्गन है। हम स्टेप बाय स्टेप 6 को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, तो उसमें सबकी पावर को आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ पावर एंड फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके क्या पावर एंड फंक्शन है। देन हम इसके पढ़ेंगे सक्सेस एंड फेलियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जस्ट जनरल असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ लेक्चर एंड कर देंगे। पार्ट 2 के अंदर हम रिमेनिंग जो क्या कहते हैं ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के एंड सक्सेस एंड फेलियर्स, उसमें मतलब सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जनरल असेंबली के क्या क्या फंक्शन है। नाज़रीन, जनरल असेंबली जो है ना ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसका प्रेसिडेंट हेड होता है जो 1 साल के लिए सिलेक्ट होता है, और उसके बाद एवरी सिंगल स्टेट, हर स्टेट के पास 1 वोट होता है। एवरी स्टेट हैव अ 1 वोट, बट एवरी स्टेट हैव अप टू 5 रिप्रेजेंटेटिव। मीन टू से नाज़रीन, हर एक स्टेट के 5 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इन द कॉमन मीनिंग के डेलीगेशन जा रहा है, ठीक है, तो डेलीगेशन से मुराद होता है कि किसी भी कंट्री से 5 लोग जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए एक स्टेट का वोट तो एक होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना अप टू 5 मेंबर अपनी स्टेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद ऑल मेंबर जो जनरल असेंबली है उसके 193 मेंबर होते हैं, 193 मेंबर होते हैं। तो नाज़रीन 193 मेंबर होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन के इतने मेंबर हैं, तो वो ये है कि हम क्या टोटल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय डिफॉल्ट टोटल मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली, टोटल नंबर ऑफ द जनरल असेंबली बाय डिफॉल्ट टोटल नंबर ऑफ द नेशनल यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के और जनरल असेंबली के मीन टू से 193 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी पावर की बात करें तो उसमें चीज़ें देखी जाती हैं नाज़रीन 2। एक उसकी डेलिब्रेटिव पावर है, फंक्शन है, और उसका क्या कहते हैं डेलिब्रेटिव फंक्शन के अंदर उसका बात बताएंगे कि कोई भी मैटर है, कोई भी इश्यू है, उस इश्यू को लेना, टेक अप द मैटर, मैटर को लिया, मैटर को डिस्कस किया, और मैटर के ऊपर क्या कहते हैं पॉसिबल रिकमेंडेशन दी फॉर द सॉल्यूशन, सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, एंड उसके ऊपर क्या कहते हैं पॉसिबल रेजोल्यूशन पास कर देना, क्या कहलाता है, ये उसकी एक पावर में आ जाता है, डेलिब्रेटिव पावर ऑफ द जनरल असेंबली। आर्टिकल नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 7, इसके 111 आर्टिकल हैं। 1 में मैंने इसका पर्पस बताया, 2 में इसका पैराग्राफ नंबर 7 ये डील करता है कि यूनाइटेड नेशन डज नॉट इंटरफेयर इन द एनी पार्ट इन द एनी कंट्री डोमेस्टिक अफेयर। तो मतलब ये किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज जनरल असेंबली भी एज इट इज सेम, जनरल असेंबली डज नॉट इंटरवीन इन एनी डोमेस्टिक अफेयर इन एनी स्टेट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 7, यही बात हमने की थी कश्मीर के लेक्चर के अंदर, कश्मीर कन्फ्लिक्ट में, कि क्योंकि इंडिया का स्टांस था दिस इज माय इंटरनल मैटर नॉट अ एक्सटर्नल मैटर, नॉट अ इंटरनेशनल मैटर, ठीक है। तो हम कहते थे कि दिस इज अ इंटरनल मैटर, ठीक है, नॉट अ इंटरनल मैटर ऑफ द इंडिया। तो यही बात जब रेजोल्यूशन पास हुई, सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की, ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की, तो उसमें आर्टिकल नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 7 ये डील करता है कि वी डज नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ द एनी कंट्री। तो वो किसी डोमेस्टिक अफेयर में पार्ट में इंटरफेयर नहीं करता। तो फिर अगर ये इंडिया का इंटरनल मैटर होता तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर रेजोल्यूशन क्यों देता,
सवाल ये पैदा होता है। नाज़रीन ये चीज़ फिर हम डिस्कस करेंगे कश्मीर इशू के लेक्चर में। तो इसके अलावा जो है ना कि जनरल असम्बली जो है ना, ये डज नॉट डिस्कस आर या इंटरवीन विच आर अंडर द डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। उस मैटर को जनरल असम्बली नहीं डिस्कस कर सकती जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर डिस्कशन है। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल अगर उस चीज़ की रिक्वेस्ट करती है जनरल असम्बली से कि इस मैटर को आप डिस्कस करें, ठीक है, तो तब कर सकती है, अदरवाइज जनरल असम्बली नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट इसका जो है पार्ट बी है फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ द जनरल असम्बली। नाज़रीन के जो यूनाइटेड नेशन है 6 आर्गन और मैनी प्रोग्राम्स और मैनी स्पेशलाइज एजेंसी सब आर्गन्स, ये सारी दुनिया में वर्क कर रहे हैं। तो इसको फंड कौन कर रहा है और फंड कौन कौन कंट्री करता है, कौन कौन नहीं करता, उसका जो है ना क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें हम देखेंगे। वो डील करता है जनरल असम्बली। नाजरीन इसके अंदर फाइनलाइज बजट जो होता है यूनाइटेड नेशन का, वो कौन करता है, जनरल असम्बली करती है। और जनरल असम्बली जो बजट देती है नाजरीन, वो 2 ईयर का बजट देती है। और बजट देने का तरीक़ाकार क्या होता है, कौन सा कंट्री कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, उसका 2 वे होते हैं कंट्रीब्यूशन के। नंबर 1 एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है और दूसरी जो होती है वॉलंटियरली कंट्रीब्यूशन होती है। तो नाज़रीन कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन डिपेंड करती है कंट्री के जीएनपी के ऊपर, जिसे कहते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की मैं आपको बताता चलूँ वो क्या होता है कि एक कंट्री का पूरे साल की इनकम, ठीक है, जो कंट्री का अपना जीडीपी होता है, और दूसरा जो रेमिटेंस होते हैं, ये दोनों को मिला के ओवरऑल को क्या बोलते हैं, जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो जिस कंट्री का जीएनपी जितनी ज्यादा होगा उस कंट्री उसी के अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूट करेगी हर साल के बाद किसको, यूनाइटेड नेशन को। ये किस कौन डील करता है, जनरल असम्बली। तो उसके बाद वॉलंटियरली कोई स्टेट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, अपनी मर्जी से चैरिटी करे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को, वो होती है वॉलंटियरली। जस्ट लाइक अगर मैं इधर आपको एग्जांपल दूं तो बिल गेट्स जो है ना वर्ल्ड के अंदर टॉप पे हैं, जो है ना चैरिटी के अंदर वो सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स यूनाइटेड नेशन को मतलब उनके नाम पे एक स्कॉलरशिप चलती है जिसका नाम है गेट्स स्कॉलरशिप, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका जो है ना कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स कंप्लीट नाम है उसका, मिलिंडा उसकी बीवी का नाम है। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स स्कॉलरशिप है 310 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड करता है बिल गेट्स इन ईच ईयर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को फॉर दी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसके अलावा जो पोलियो पे रिसर्च होती है और उसके बाद पोलियो पे जो खर्चा होता है, ठीक है, वो भी सारा उसका भी एक्सपेंस कौन पे करता है, बिल गेट्स पर पे करता है। और जो टोटल यूनाइटेड नेशन का बजट है ना, उसका 17% अकेला कंट्री यूएसए कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके अलावा अगर हम नाज़रीन और बात करें तो आर्टिकल नंबर 19 डील करता है, जो यूएन के चार्टर के अंदर हेड है, वो ये डील करता है कि कोई भी स्टेट कंसेक्टिवली कंपल्सरी स्टेट जो कंपल्सरी कंट्रीब्यूटर है बजट के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो कंसेक्टिवली 2 ईयर अगर वो कंट्रीब्यूट ना करे तो उसका जो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक 1 वोट होता है जनरल असेंबली के अंदर, वो क्या किया कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। हाँ, उधर एक और शर्त भी लिखी हुई है, अगर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली चाहे कि उसको माफ कर दे तो वो कर सकती है, अदरवाइज उसका वोट क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। आज तक कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसका वोट सस्पेंड हुआ हो। हाँ, एक अफ्रीका की स्टेट थी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका हुआ था लेकिन उसने क्या सॉरी की थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, तो जनरल असेंबली ने उसको क्या कर दिया था, माफ कर दिया था, तो लेकिन उसका वोट सस्पेंड नहीं किया था।
तो नाज़रीन, आज का हमारा ये लेक्चर था यूनाइटेड नेशन का पार्ट 1, और पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोऑपरेट करेंगे, उसका आपको आंसर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।